हम्म तो टाइप्स ऑफ वॉइड में अब हम सबसे पहले देखेंगे ट्राइंगुलर वॉइड। ट्राइंगुलर यानी कि एक जो वैकेंट स्पेस है, होल है, वॉइड है, वो एक शेप लेगा कैसी, एक ट्राइंगल जैसी। अब वो ट्राइंगल जैसी शेप कब आ सकती है बेटा? वो ट्राइंगल जैसी शेप आएगी अगर हम एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर और तीसरा स्फीयर। अब अगर इस तरीके की पैकिंग है तो आप देखोगे ये जो बीच में जो रिक्त स्थान आ रहा है वो कैसी शेप का आ रहा है, एक ट्राइंगल शेप का आ रहा है। ये वॉइड हो गया ट्राइंगुलर। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्रा मीन्स चार। तो टेट्राहेड्रल वॉइड तब बनेगा जब एक वॉइड, एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीन स्फीयर, ट्राइंगल है, लेकिन एक चौथे स्फीयर को हम इसके ऊपर इस तरीके से रख दें कि आगे से देखने पर ये वाला छेद, ये वाला होल, ये वाला वॉइड बंद हो जाए, क्योंकि ऊपर से चौथा रख दिया। तो अगर दूसरी साइड से इसकी शेप को देखेंगे, कहां से, पीछे से जाकर के शेप को देखेंगे, तो ये वाली शेप कैसी नजर आएगी, एक टेट्राहेड्रल शेप नजर आएगी इस तरीके से। समझ में आ रही है आपके बात? तो ये हो गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल में हम कितने यूज करते हैं, 6 स्फीयर्स। अब 6 स्फीयर्स हमने कैसे यूज किए कि पहले यहां एक बार फिर से कर लेते हैं, इसको समझ लें। एक स्फीयर, दो स्फीयर, तीन स्फीयर, एक, दो और तीन, ऐसे हो गए। ठीक है। अब जो तीन और स्फीयर है उनको कैसे लगाया देखो, एक, दो और ये तीन। ठीक है। तो इधर से देखने पर तो होल बिल्कुल बंद हो गया, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर दूसरी साइड से, जैसे टेट्राहेड्रल को देखने गए थे, ऐसे ऑक्टाहेड्रल को देखने दूसरी साइड से जाएंगे तो इसकी शेप कुछ ऑक्टाहेड्रल की सी शेप नजर आएगी। अब ऑक्टाहेड्रल की शेप नजर आएगी, इसको जरा बनाना सीख लें, क्योंकि ये आगे कोऑर्डिनेशन में और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में काफी जरूरत पड़ेगी इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप की। अब वो ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनती है थोड़ा देखें इसको, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है। ठीक है। इस वाले पॉइंट को इससे मिलाना है और इस वाले पॉइंट को इससे मिला देना है। ये बन गया तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल। बचपन में हमने पहली दूसरी क्लास में शाह से षटकोण पढ़ा था। षटकोण की शक्ल मालूम है? इसी षटकोण को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है बेटा। तो अभी आपको तीन तरीके के वॉइड के स्ट्रक्चर पता पड़े। कौन कौन से स्ट्रक्चर? पहला ट्राइंगुलर वॉइड बताया, उसकी शेप बता दी। टेट्राहेड्रल बताया और फिर उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताया। हमेशा याद रखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा लार्जर होता है देन टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा क्या होता है, लार्जर होता है देन दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और एक चीज और ध्यान रखना, और वो चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में जो रिलेशन होता है ऑक्टा और टेट्रा, वो 1:2 का होता है। वो कितने का होता है, 1:2 का होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फॉर वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड देयर आर या देयर विल बी टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हमेशा दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। चलिए अब हम एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, उसके बाद हम एक सिंपल से, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होगी इस पर, लेकिन उससे पहले हमें ये एक चीज समझनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ cation to that of
एनायन, यानी कि ये अगर स्फीयर्स हैं हमारे, इसको ढंग से बनाए थोड़ा सा, देखिए कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, जो कटा हुआ है उसको कह रहे हैं कैटायन, ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज है वो है एनायन। अब एक इसमें कैटायन है, एक इसमें एनायन है, ठीक है। कैटायन हमेशा साइज में छोटा होगा, एनायन हमेशा साइज में बड़ा होगा। इनके ये रेडियस होंगे, यहां से लेके यहां तक ये इसका रेडियस है और यहां से लेके यहां तक ये इसका रेडियस है। तो इन दोनों का रेशो, जैसे हमने बात करी NaCl, अब NaCl की बात करी तो ये कुछ पैकिंग इस तरीके से होगी ना बेटा, एक कॉमन वे में तो हम ऐसे करके लगा देंगे इसे, कैसे NaCl NaCl Cl Na Cl Na NaCl NaCl, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके रेडियस रेशो की बात कर रहे हैं, रेशो ऑफ द कैटायन टू दैट ऑफ द एनायन, तो हम यहां ये देखेंगे कि ये इसका R पॉजिटिव और ये इसका R नेगेटिव, यानी कि हम कह सकते हैं या तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हम इसे कहेंगे रेशियो ऑफ R पॉजिटिव टू दैट ऑफ R नेगेटिव इज कॉल्ड एज रेडियस रेशियो। जो रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ द एनायन है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो। अब इस रेडियस रेशियो से रिलेटेड कुछ चीजें जानने के लिए हमें एक डेटा की जरूरत पड़ेगी, हमें एक डेटा की जरूरत पड़ेगी, और वो डेटा क्या कहता है इसको समझें पहले। तो फाइनली एज पर द डेफिनेशन रेडियस रेशियो की, बेटा मैंने क्या डेफिनेशन बताई, रेडियस रेशियो में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द कैटायन टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ द एनायन। अब यहां पर हम देखेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से R पॉजिटिव टू दैट ऑफ R नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो हमारे लिए ये एक छोटी सी टेबल मैंने बनाई है आपके लिए, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रेडियस रेशियोज ऑफ आयनिक सॉलिड्स। इसमें मैंने R पॉजिटिव टू R नेगेटिव के कुछ रेडियस रेशियोज दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखो R पॉजिटिव टू R नेगेटिव की जो रेंजेस हैं वो है रेडियस रेशियो में 0.155 से 0.225, 0.225 से 0.414, 0.414 से 0.732 और 0.732 से 1 तक, ये है रेडियस रेशियो। अब यहां पर एक चीज आती है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका समझना बहुत जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर में भी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स विच आर इक्विडिस्टेंट एंड नियरेस्ट नेबर। ये दो वर्ड याद करने जरूरी हैं। कौन से? इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस मीन्स बराबर की दूरी पर। एक चीज मान लीजिए यहां है तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये या ये सब बराबर की दूरी है। और नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर जो हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है। भाई हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, तो हमारा दाएं वाला पड़ोसी, हमारे बाएं वाला पड़ोसी, हमारे पीछे वाला पड़ोसी, क्योंकि सामने तो भाई सड़क होगी, रास्ता होगा, तो ये सब इक्विडिस्टेंट बोले जाएंगे, बराबर की दूरी पर रहते हैं। अगर आपको सड़क पार करके जो घर है, जो सामने रहता है, वो हमारा पड़ोसी कभी नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन क्या आई कोऑर्डिनेशन नंबर की? कोऑर्डिनेशन नंबर में बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स विच आर इक्विडिस्टेंट एंड नियरेस्ट नेबर्स। तो अब यहां पर इस रेडियस रेशियो के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है, इसके लिए 4 आता है, इसके लिए 6 आता है और इसके लिए 8 आता है। इसके जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा वो 3 वाले के लिए ट्राइगोनल बोला जाएगा, 4 वाले के लिए टेट्राहेड्रल, 6 वाले के लिए ऑक्टाहेड्रल, 8 वाले के लिए BCC बॉडी सेंटर्ड,
और अगर 1 से ऊपर हो जाएगा तो वो 12 कहलाएगा। यहां आप कह सकते हो कि अगर 1 एंड अबव है, 1 एंड अबव, तो वो हो जाएगा 12, ठीक है ना, और वो कहला जाएगा क्यूबिक। तो ये ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, बॉडी सेंटर्ड, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप टेबल बना लीजिए। B2O3 बोरॉन का ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड ZnS, या सिलिका का SiO4। NaCl, अभी इसकी बहुत सारी बात होनी है आगे की केमिस्ट्री में, इसी चैप्टर में, कि NaCl क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह सब बताऊंगा, सब समझाऊंगा इसके बाद वाली वीडियो में। एंड देन सीजियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो इसको टेबल को थोड़ा सा ध्यान से बना करके देखें, फिर हम इसके आगे की वीडियो में बात करते हैं।